नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण के चुनाव की। एक तरीके से इस देश के सारे रिकॉर्ड धराशायी। 90% से ज्यादा मतदान हुआ है पहले चरण में 152 सीटों के लिए। और यह इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है, चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में इस तरीके का वोटिंग परसेंटेज आना, अब इसको लेकर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से अपनी जीत का दावा कर दिया, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने, आपने देखा होगा ममता बनर्जी का स्टेटमेंट, साफ तौर से यह कह दिया कि एसआईआर के खिलाफ जो है वो वोटिंग है। दोनों तर्क जो है अपनी अपनी जगह सही है, बीजेपी का परिवर्तन के लिए और दूसरा एसआईआर के खिलाफ के लिए। और एक तीसरी पार्टी जिसका कोई अस्तित्व पश्चिम बंगाल में बचा ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी। और राहुल गांधी को भी पश्चिम बंगाल की जनता का मूड जो है वो आसानी से अब समझ में आने लगा है। तो आज आपने राहुल गांधी का वो कार वाला वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें वो ममता बनर्जी को कोसते हुए दिखाई देते हैं। उनके हिसाब से ममता बनर्जी की नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक मौका मिला है। अब हालांकि राहुल गांधी वह व्यक्ति है जो लगभग 95 चुनाव हारने के बाद में उस नेता को कोस रहा है जो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत चुकी है, अपने दम पर, अपनी राजनीति के दम पर। तो कहीं भी ममता बनर्जी और राहुल गांधी का दोनों का कंपैरिजन जो है वो करना गलत होगा, क्योंकि ममता बनर्जी आसमान है तो राहुल गांधी धरती भी नहीं है, सीधे तौर पर पाताल है, यह हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपना जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि वो पार्टी के प्रमुख है। लेकिन राहुल गांधी को यह भी पता होना चाहिए कि वो ये जब ये कहते हैं कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर दी, एक मौका दे दिया, तो वो फिर बिहार को कैसे भूल जाते हैं। आखिर बिहार में मौका किसने दिया? तेजस्वी यादव की नाव जो है उसको डुबोई किसने? राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी उस स्थिति में नहीं है कि वो इस तरीके का आकलन कर सके और उसके बाद में ये स्टेटमेंट दे सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हो सकता है ये अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर राहुल गांधी राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी को हराते, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट करवाते, तो राहुल गांधी ये कहते तो शायद इसका इंपैक्ट जो है वो ज्यादा होता। अब हम आते हैं ममता बनर्जी के ऊपर। तो जब ममता बनर्जी के बयान को हम देखते हैं, क्योंकि इसमें जब सीटों का हम आकलन करते हैं तो आपने देखा कि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिसमें 92%, 91% और 90% जो है वो वोटिंग परसेंटेज गया है। जिसमें से अगर आप देखोगे तो कुछ सीटें जो है वो मैंने निकाली भी है, जैसे बीरभूम में जो है वो लगभग 92%, झारग्राम 91%, इसके अलावा दार्जिलिंग लगभग जो है वो 86.49%, जलपाईगुड़ी 91 यानी 91.20, मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर लगभग 90%, उत्तर दिनाजपुर 89.76 मतलब लगभग 90%, मुर्शिदाबाद 91.36%, मालदा लगभग 90% और कूच बिहार 92%। अब इसको लेकर चर्चा जो है, आपने देखा एक मीडिया वर्ग जो कह रहा है कि बीजेपी की बंपर सीटें यहां से निकल कर आ रही है, और मुझे लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में जो बंपर जीत का दावा कर रहे थे, लैंडस्लाइड विक्ट्री का, बिहार में जो है वो दावा कर रहे थे, वो इस बार जो है उनके दावे खारिज होने वाले हैं। जो मेरा जो आकलन जो समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि मामला कांटे की टक्कर का है। आप ना तो भारतीय जनता पार्टी को एज दे सकते हैं, ना टीएमसी के लिए कह सकते हैं। हां, यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है, और उसका कारण है सिर्फ एक व्यक्ति, अमित शाह। इस बार और पिछली बार का जो चुनाव था, पिछली बार
कलकत्ता की, या हम कहें कि कलकत्ता में जो है वो पैर जमाए हुए थे कैलाश विजयवर्गीय। पश्चिम बंगाल की पूरी जिम्मेवारी उनके हिस्से थी। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो कमजोर साबित हुए, क्योंकि 3 से 77 पर ले जाने वाले भी कैलाश विजयवर्गीय ही थे। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी थी, और चुनौती जो थी वो ये थी कि मतदाताओं के मन से प्री पोलिंग और पोस्ट पोलिंग जो डर है उसको बाहर निकालना। प्री पोलिंग वो तो जो है वो एक तरीके से जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस थी, क्योंकि इसका पूरा क्रेडिट चुनाव आयोग को जाना चाहिए इस बंपर वोटिंग के लिए, एक हिसाब से अगर हम देखें तो, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यह भरोसा दिलाया कि इस बार पोलिंग के समय जो है वो किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो खबर आई किस तरीके से शुभेंदु सरकार के ऊपर हमला किया गया। एक खबर आई मुर्शिदाबाद से, जहां हुमायूं कबीर के समर्थक और ममता बनर्जी के समर्थक, टीएमसी और हुमायूं कबीर, उनके समर्थक जो है वो आमने सामने थे। लेकिन बखूबी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज ने यहां पर जो है वो कमान संभाल ली। और कारण क्या था? इसका कारण यह था क्योंकि इस बार पुलिस को जो है वो लोकल पुलिस को यह जिम्मेवारी नहीं दी गई थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की लोकल पुलिस हो चाहे राजनीतिक दल हो, वो एक तरीके से पार्टी के कैडर के तरह जो है वो काम करते हैं। और पार्टी का कैडर की तरह अगर आपको समझना है आसान भाषा में, तो आईपीएक में प्रतीक जैन के घर पे जिस दिन छापा पड़ा था, उस दिन आपने देखा कि कलकत्ता के कमिश्नर और जो है वो पश्चिम बंगाल के डीआईजी जो है वो वहां पर पहुंच चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम टीएमसी का कैडर किस लिए कह रहे हैं। तो लोगों में एक विश्वास था कि हिंसा नहीं होगी, लेकिन एक डर जिसकी हमें जो है वो जरूर बात करनी चाहिए, और वो डर होता है पोस्ट पोलिंग वाला। वो होता है कि जिस तरीके से एक भाषा शैली में अगर आप समझे कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के घर जाकर ये बोले कि आपको वोट करना है, आप वोट तो कर रहे हो, लेकिन वोट करते समय ध्यान में रखना कि पैरामिलिट्री फोर्सेस तो जो है वो चली जाएगी, फिर उसके बाद क्या। तो आप समझ सकते हैं ना ये बाद वाला जो खतरा है वो कितना बड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस खतरे को, लोगों के मन में जो ये डर था, उसको बाहर करने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत की, परसेप्शन की जो है वो लड़ाई लड़ी, अपना संगठन जो है वो मजबूत किया। इसमें कतई जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हुआ। और आपने देखा कि अमित शाह तो खुद जो है वो 15 दिन से वहीं पैर जमाए हुए हैं, और अमित शाह की रणनीति आज भी जो है लगातार फुटेज आ रहे थे कि किस तरीके से वो नजर बनाए हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के उस दावे पर आए उससे पहले एक सच्चाई यह भी है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कारण 8 से 9% या 10% जो है वो है एसआईआर की प्रक्रिया। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में लगभग 90 लाख वोटर जो मतदाता है वो मतदाता सूची से हट गए। तो जो एक्चुअल जो मतदाता थी उनकी संख्या कम हुई, तो जो लोग बाहर निकले उस वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। तो आप इसको एक्चुअल में अगर पहले के मुकाबले मानते हो तो आप मानकर चलिए कि ये परसेंटेज जो है वो 82 से 83% के आसपास आकर रुक जाता है। और दूसरा कारण, पश्चिम बंगाल में 2011 में ममता बनर्जी आई, फिर 2016 में जब दोबारा चुनाव हुए तब भी मतदान प्रतिशत जो है वो लगभग 88% के आसपास चला गया था। और उस वक्त एक तरीके से ममता बनर्जी ने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था, स्पेशली मैं कहूंगा वामपंथियों का। इस पहले चरण का जो चुनाव था, उस चरण के चुनाव में अगर आप 2011 की स्थिति को समझोगे तो 2011 में 50-50 था। जहां पर यह मैं क्यों कह रहा हूं 50-50, क्योंकि इस 152 में से 84 जो सीटें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 16 सीटें अनुसूचित जनजाति और 68 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी, जिस पर वामपंथ की जो है वो लेफ्ट पार्टियों की पकड़ थी। उसको ममता बनर्जी ने 2011 में जो है वो 50-50 तक ला दिया था। लेकिन 2016 में एक तरीके से वामपंथ जो पार्टी थी या वामपंथी जो मोर्चा था उसको पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट से ही बाहर कर दिया उठाकर। तो आज स्थिति यह थी, इससे पहले भी हमने वीडियो में बात किया था, इस चरण में भारतीय जनता पार्टी 2021 के मुकाबले अपनी सीटें बढ़ाने के लिए जी जान लगाएगी, जिसमें 84 सीटों पर नजर थी। तो आप कूच बिहार की बात कर सकते हैं, आप मेदिनीपुर की बात कर सकते हैं, आप जलपाईगुड़ी की बात कर सकते हैं,
बांकुरा की बात कर सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की दनादन रैलियां हुई और भारतीय जनता पार्टी ने नजर बनाई हुई थी। तो आप वोटिंग परसेंटेज उठाकर देखिए यहां का। तो एक आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मतदान जो है वो एक तरफा हुआ है, क्योंकि इसका दूसरा पैटर्न भी देखिए। जिन सीटों को टीएमसी का गढ़ माना जाता है वहां पर भी लगभग 90% के आसपास वोटिंग हुई है। मुर्शिदाबाद और भी जो है विधानसभा की सीटें हैं। तो ऐसे में वो लोग भी बाहर निकले हैं जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, टीएमसी को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि मुस्लिम वोटर का इस देश में पैटर्न रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले कितना ही विकास कार्यों में पैसा बहा दे, जम्मू कश्मीर इसका जो है वो बड़ा उदाहरण है। कोई कल्पना कर सकता था कि जम्मू कश्मीर में बिना चुनावी हिंसा के चुनाव जो है वो मतदान प्रक्रिया समाप्त हो सकती है बिना चुनावी हिंसा के। लेकिन धारा 370 के हटने के बावजूद एक भी पत्थरबाजी की और एक भी चुनावी हिंसा के बिना चुनाव भी संपन्न हुए और सरकार के ना चाहते हुए संपन्न हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुए। और फिर भी, और एक और चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों के लिए जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने खर्च किया शायद किसी पार्टी ने नहीं किया। लेकिन मुस्लिम वोटर या मुस्लिम वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और ये हर जगह जो है वो देखने को मिला है। आप बिहार में देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को सीटें मिली है जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट वो नहीं करेंगे। तो आप यहां पर भी समझ सकते हैं कि ये लोग वोट नहीं करेंगे। तो बंपर वोटिंग हुई है, दोनों पार्टियां जो है वो अपने अपने दावे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में आगे दिखाई देती है, लेकिन दूसरा चरण टीएमसी का गढ़ माना जाता है, जिसमें टीएमसी ज्यादा हावी है। तो अभी भी यह मामला जो है वो 50-50 पे फंसा हुआ है। सरकार जो है वो एक लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, मुझे लगता है वो थोड़ा सच्चाई से दूर नजर आ रहा है आज की इस चुनाव प्रक्रिया के बाद में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।